हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय क्लास। आज हम 12th के सॉल्यूशन टॉपिक का थर्ड लेक्चर ले रहे हैं, जिसमें पहले आपको हमने सॉल्यूशन और उसकी क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया है। दूसरे लेक्चर में कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन यूनिट आप सभी लोग पढ़ चुके हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक है और वो है सॉल्युबिलिटी। सॉल्वेंटी को डिस्कस करेंगे अब हम। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्या सॉल्वेंटी क्या है, व्हाट इज सॉल्वेंटी एंड हाउ कैन यू इवैल्यूएट। सॉल्वेंटी क्या है और इसको आप कैसे कैलकुलेट करें। तो एक्चुअली क्या है, सॉल्वेंटी को डिस्कस करने से पहले हम ये देखें कि आखिर हम सॉल्वेंटी किस चीज की पढ़ रहे हैं। अब आप देखो, सॉल्वेंटी सिंपल टर्म में देखें तो क्या होता है, घुल जाना। तो पानी में नमक डालो, सॉल्वेंट है। मतलब आप किसी भी सब्सटेंस को ये सॉल्वेंट सिस्टम में डालते हो और वो बिना रिएक्शन किए अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में, छोटे छोटे पार्टिकल में टूट जाता है, होमोजेनियस सॉल्यूशन बना लेता है, तो उसे कहते हैं वो सॉल्वेंट। तो पहले हम सब्सटेंस की बात कर लेते हैं। हमारे पास सब्सटेंस दो ही तरीके से मिलेंगे। कौन कौन से? या तो वो घुलेंगे और या तो नहीं घुलेंगे। मतलब यदि आपने NaCl को पानी में डाल दिया तो NaCl को वाटर में डाल दिया तो ये 100% क्या होगा, डिसॉल्व हो जाएगा, यानी ये सॉल्वेंट। लेकिन इसी वाटर में यदि हम क्या डाल दें, इसमें बेंजीन डाल दें या कोई और मॉलिक्यूल दें, तो क्या होगा, ये सॉल्वेंट नहीं, ये इनसॉल्वेंट। मतलब अब हमारे पास सब्सटेंस कौन से आए, दो तरह, सॉल्वेबल और इनसॉल्वेबल। तो जो इनसॉल्वेबल हैं, जो घुलते ही नहीं हैं, उनकी बात यहीं पे हम छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें तो सॉल्वेबिलिटी पढ़नी है, यानी इनसॉल्वेबल से मतलब नहीं है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आया कि क्यों होते हैं सॉल्वेबल। कोई भी सब्सटेंस सॉल्वेबल क्यों होता है और कब होता है, क्या रीजन है कि सारे मॉलिक्यूल, सारे सब्सटेंस एक दूसरे में सॉल्वेबल नहीं होते हैं। तो रीजन आप देखो, हम इन सॉल्वेबल सब्सटेंसेस को छोड़ देते हैं तो हम ये कहते हैं कि जब हम किसी कंपोनेंट को, किसी सब्सटेंस को दूसरे सिस्टम में सॉल्वेंट में डालते हैं, सॉल्यूट को जो है सॉल्वेंट में डालते हैं, तो सॉल्यूट पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाए। इसका मतलब ये है कि जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हमारा है A और B, मान लिया ये सॉल्यूट है और हमने यहाँ पे इसको डाल दिया, इसमें मान लिया ये B2 है, यानी ये। अब जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस B और B के बीच में बने हैं, जितना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स B और B के बीच में लग रहा है, ये उतना ही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इसके बीच में होगा। दे मस्ट बी सॉल्वेंट। कोई भी आपका सब्सटेंस सॉल्वेंट तब होगा जब सॉल्यूट के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, सॉल्वेंट के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और सॉल्वेंट सॉल्यूट के बीच के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के लगभग बराबर होंगे, तो सॉल्वेंट। आखिर ये बताइए, ये एक आपका A है और ये B है, यहाँ B और B। अब सोचिए, ये अपनी एक अट्रैक्टिव फोर्स इसमें B पर लगा रहा है और B पर लगा रहा है। ये कब टूट सकता है, जब इतना ही फोर्स ये यहाँ पर अप्लाई करे। यदि इतना ही फोर्स इसके बीच में है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच में लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स उतना ही हो, सॉल्वेंट के बीच में लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स उतना ही हो जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल के बीच लगने वाले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे। जब ये बराबर होगा
दे मस्ट बी सॉल्वेबल। अब आपको समझ में आ गया कौन सॉल्वेबल होंगे, कौन से सॉल्वेबल होंगे? ऐसे सॉल्वेंट में सॉल्वेबल होंगे जिनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सॉल्वेंट सिस्टम के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के लगभग बराबर होंगे। अब थोड़ा सा इसको जनरल लैंग्वेज में लाते हैं, केमिकल लैंग्वेज से अलग कर लेते हैं। ये ऐसा कब होगा? हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते कितने तरह के? हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कौन से होते हैं? देखो, कोवैलेंट क्या है? बॉन्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। फिर उसके बाद मॉलिक्यूल कैसे होंगे? कोवैलेंट होंगे। दूसरा क्या होगा? आयनिक होगा। अब कोवैलेंट में कैसे होगा? या तो पोलर होगा और या तो नॉन पोलर होगा। पोलर होगा या फिर नॉन पोलर होगा, यानी पोलर, नॉन पोलर और आयनिक, 3 टाइप के सब्सटेंसेस हमें मिले। तो अब क्या कह सकते हैं? हम ये कह रहे हैं जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बराबर होंगे वही एक दूसरे में सॉल्वेबल होंगे। बिल्कुल क्लियर है। इट मींस पोलर मॉलिक्यूल किसमें घुलेगा? पोलर में घुलेगा। नॉन पोलर पोलर में घुलेगा, सॉरी नॉन पोलर में घुलेगा। और आयनिक मॉलिक्यूल, आयनिक का मतलब किसमें घुलेगा? आयनिक में घुलेगा या पोलर में घुलेगा। अब ये चीजें आपकी समझ में आ गई कि पोलर में घुलेगा, इसका मतलब ये है कि यदि हम वाटर को पोलर मॉलिक्यूल मानते हैं तो उसमें पोलर सब्सटेंस घुलेंगे। नॉन पोलर में घुलेगा, इसका मतलब ये है कि ईथर आप लेते हो, नॉन पोलर है, ईथर आपका क्या है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। या आप पेट्रोलियम ले लीजिए, बेंजीन ले लीजिए, टॉल्यूइन ले लीजिए, ये सब नॉन पोलर है। इनको मिक्सअप करोगे तो ये क्या होंगे? एक दूसरे में सॉल्वेबल। तो नॉन पोलर में सॉल्वेबल, पोलर में सॉल्वेबल, आयनिक क्या? नॉन पोलर में सॉल्वेबल। इट मींस there is a very important relation will be arise, that is like dissolve in like, dissolve in like। इससे एक रिलेशन आपका दिखा कि कौन किसमें घुलेगा? like dissolve in like। जो भी सब्सटेंस हैं वो अपने ही तरह के सब्सटेंस में घुलेंगे। सभी सॉल्वेंट, every solvents can dissolve in same type of solvent। नमक को आप पानी में डाल दो भूल जाएगा, लेकिन नमक को आप मिट्टी के तेल में डाल दो नहीं भूलेगा। क्यों नहीं भूलेगा? क्योंकि वो नॉन पोलर है। और ये शुगर को आप पानी में डाल दीजिए भूल जाती है, वही शुगर आपकी जो है केरोसिन में नहीं घुलेगी, ईथर में नहीं घुलेगी, बेंजीन में नहीं घुलेगी। क्यों नहीं घुलेगी? क्योंकि सेम नेचर का नहीं। क्लियर हो गया? तो सॉल्युबिलिटी के लिए सबसे पहले है कि कौन सा सॉल्युबल होगा और कौन सा इनसॉल्युबल होगा। तो इनसॉल्युबल की तो बात हम यही छोड़ दें, क्योंकि हम तो सॉल्युबिलिटी पढ़ रहे हैं। और सॉल्युबिलिटी की कंडीशन हमने बता दी कि सॉल्युबिलिटी क्या है? सॉल्युबल के लिए like dissolve in like, यानी every substance can dissolve in those solvent which have same nature। अपनी ही नेचर के जो सब्सटेंसेस होंगे उनमें वो सॉल्युबल होगा। ये बात क्लियर हो गई। अब हम आते हैं सॉल्युबिलिटी के बाद, ये सॉल्युबल इनसॉल्युबल है, इसके बाद की कंडीशन में हम आगे बढ़ते हैं। अब किसी सब्सटेंस को किसी सॉल्वेंट में जब हम डिसॉल्व करते हैं तो हमारे पास दो चीजें आती हैं। हमें दो चीजें पढ़ी, ये तो हम सॉल्वेबल इनसॉल्वेबल बता रहे थे। अब हमारे पास दो कंडीशन है। क्या? सॉल्वेबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड पढ़ना है और सॉल्वेबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। देयर आर टू केसेस। सॉल्वेबिलिटी ऑफ, ये समझ में आ गया? अब हम आते हैं तो सॉल्वेबिलिटी को
डिस्कस करेंगे कैसे, दो केस में। कौन कौन सा? पहला है सॉल्युबिलिटी। आप सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड में सॉलिड की सॉल्युबिलिटी हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले, और दूसरा पार्ट हमारा होगा सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड या सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ये दोनों चीजें अभी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले आते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड सब्सटेंसेस मैंने आपको बताया जब हम लिक्विड में डालते हैं मींस सॉल्यूट हमारा क्या होगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू होगा सॉल्यूशन। अब हम कहते हैं कि ये होगा सॉलिड और ये होगा लिक्विड, देन वी गॉट सॉल्यूशन। जैसे हमने कहा कि यहाँ पे हम NaCl डाल देते हैं और ये वाटर ले लेते हैं, तो हमें क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ NaCl। ये सॉल्यूशन ऑफ NaCl मिलेगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, अब हम यहाँ पे NaCl सॉलिड है इसलिए हम कहेंगे सॉलिड डिसॉल्व इन लिक्विड। तो सॉलिड डिसॉल्व इन लिक्विड की दो तीन चीजें यहाँ पे हमें डिस्कस करनी है। पहली बात तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या है और किन कंडीशंस में सॉल्युबिलिटी हम देखेंगे। फॉर डिस्कसिंग द सॉल्युबिलिटी वी विल डिस्कस अबाउट कंसंट्रेशन यूनिट। सॉल्युबिलिटी को कंसंट्रेशन यूनिट से हम कर सकते हैं। क्या होता है कि जैसे हमने वाटर लिया, मान लीजिए हमने 1 लीटर वाटर लिया और हमने 50 ग्राम NaCl डाला। अब हम क्या करते हैं, पहले बल्कि ये हम कह सकते हैं कि NaCl हम वहां पे डाल रहे हैं और 1 लीटर वाटर है, ठीक है, NaCl डालते हैं, फिर हमने स्टार्ट किया, भूल गया और डाला और भूल गया और डाला, भूलता गया। एक ऐसी कंडीशन आई जब 50 ग्राम पहुंच गया NaCl इस 1 लीटर पानी में, तब ये घुलना बंद हो गया, और जब घुलना बंद हो गया then the solution becomes saturated। तब हम इस सॉल्यूशन को सैचुरेटेड कहेंगे। क्या कहेंगे, सैचुरेटेड, इसे कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इतना आपने बोल दिया कि और ज्यादा बोलना संभव नहीं है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये हमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिलेगा। अब क्या होगा, यदि हम इसकी कंसंट्रेशन डिफाइन करना चाहें तो अब कंसंट्रेशन क्या होगा, कंसंट्रेशन या स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या होती है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम into volume of solution in liter। तो 1 अब 50 ग्राम और, तो हम क्या कहेंगे 50 ग्राम पर लीटर। ये क्या होगी, इसकी कंसंट्रेशन या स्ट्रेंथ। तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, अब सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करेंगे एस, सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस और सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl। यहां पे हम बात करें सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस may be defined as the amount of solute dissolved per unit volume of solution। This is called solubility। एक यूनिट वॉल्यूम जो आपका सॉल्यूशन का है उसमें कितना अमाउंट आपका सॉल्यूट का डिसॉल्व है, उसे कहेंगे उसकी सॉल्युबिलिटी।
यानी NaCl की सॉल्वेंटी हमारी कितनी हुई? 50 ग्राम पर लीटर। यहां दिख रही है, क्या हुआ? 50 ग्राम पर लीटर। आपने 10 ग्राम शुगर को 1 लीटर में डाल दिया तो सॉल्वेंटी क्या होगी? 10 ग्राम पर लीटर। यानी सॉल्वेंटी is the amount of solute dissolved per unit volume of solution. This is called solubility of solid in liquid. उसे हम कहते हैं solubility of solid in liquid. क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम नहीं? तो इसे हम कहते हैं solubility. समझ में आ गई बात? अब solubility जो हमारी है, इसको अफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर्स हम उनको देखते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्वेंट। देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो इनको प्रभावित करते हैं। पहला फैक्टर क्या होता है? पहला फैक्टर है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर का सॉल्वेंटी पे क्या प्रभाव? मतलब आप ये बताइए कि यदि आपने NaCl को वाटर में डाल दिया और उसको वाटर को गर्म कर दोगे तो क्या और NaCl उसमें मिलाया जा सकता है? बिल्कुल। अब यहाँ पे दो टर्म हम थोड़ा सा बताते हैं इसको समझाने के लिए, वो आप समझ लीजिए। सॉल्यूशन में दो टर्म और होते हैं। आप जब कोई भी सब्सटेंस यहाँ पे डिसॉल्व करते हो, सॉलिड पार्टिकल को हमने जब इसमें डाला तो सॉलिड पार्टिकल जो है, जैसे हमारा सॉल्यूशन है, अब सॉलिड पार्टिकल जैसे जैसे घुलता जाएगा इसमें, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। सॉलिड पार्टिकल का सॉल्वेंट में आना ये कहलाता है डिसोल्यूशन। क्या कहलाता है? डिसोल्यूशन। ये डिसोल्यूशन कहलाता है। ये क्या होगा? डिसोल्यूशन। और डिसोल्यूशन होता है एंडोथर्मिक। अब ये तो मालूम होगा ना, एंडोथर्मिक का मतलब होता है जिसमें हीट की जरूरत होती है, जिसमें टेम्परेचर की जरूरत होती है। एक्सोथर्मिक क्या होता है? जिसमें हीट निकलती है। यानी एंडोथर्मिक हमेशा ज्यादा टेम्परेचर पे होगा, इसको ज्यादा एनर्जी चाहिए, और एक्सोथर्मिक हमेशा कम टेम्परेचर पे होगा। तो बात करते हैं दूसरी चीज की। अब ये कह रहे हैं कि सॉल्यूट यहाँ डिसॉल्व हो गया। अब सॉल्यूट जो है वो आपस में कोलाइड करेगा और कोलाइड करके रिक्रिस्टलाइज होकर फिर से बाहर आ जाए, इसको कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। यानी सॉल्यूशन में ये भी हमें दिखता है, डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन दोनों दिखता है। डिसोल्यूशन एंडोथर्मिक होता है और क्रिस्टलाइजेशन एक्सोथर्मिक। क्या हुआ? एक्सोथर्मिक। यानी यहाँ पे डेल्टा H एंडोथर्मिक का मतलब है कि हीट ज्यादा चाहिए, और ज्यादा चाहिए इसका मतलब क्या हुआ कि डेल्टा H की वैल्यू क्या होगी? जब हीट इवॉल्व हो गई तो इसका मतलब यह है कि हीट जब यहाँ पे निकल रही है तो जब प्रोडक्ट हमारा बनेगा तो प्रोडक्ट जो बनेगा उसमें हीट कम होगी, हीट कंज्यूम हो रही। और एक्सोथर्मिक में क्या हुआ कि जो भी हीट है उसमें वो निकल रही है, तो जब निकल रही है तो ये पॉजिटिव हीट, ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होगा और ये रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होगा। यहां पे क्या होता है कि अब हम ये कह सकते हैं कि एंडोथर्मिक प्रोसेस कब होगा? हाई टेम्परेचर चाहिए, हाई टेम्परेचर बात समझ लीजिए। और एक्सोथर्मिक के लिए हमें क्या चाहिए? लो टेम्परेचर, क्योंकि इसको तो हीट निकालना है, कम टेम्परेचर पे हो जाएगा। तो अब आते हैं यहाँ सॉल्वेंटी में इस चीज को अप्लाई कर लेते हैं।
जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हाई टेम्परेचर पे एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी, डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मतलब सॉल्यूट जो है ज्यादा सॉल्वेंट में आएगा, और सॉल्वेंट में ज्यादा आएगा तो सॉल्वेंटी क्या होगी, बढ़ेगी। इट मींस टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्वेंट। टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्वेंटी बढ़ेगी, टेम्परेचर घटेगा तो सॉल्वेंटी घटेगी। क्लियर? ये एक फैक्टर हमारा हो गया टेम्परेचर। दूसरा है प्रेशर। प्रेशर का सॉल्वेंटी पे प्रभाव पड़ेगा कि नहीं? पड़ेगा, लेकिन कब? जब ये सॉल्यूट हमारा गैस हो, सॉलिड पे नहीं पड़ेगा। यानी अब ये जो है हम ये कह सकते हैं कि प्रेशर पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब तीसरा फैक्टर हमारा क्या है, वो मैं डिस्कस कर चुका हूं, वो है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सब्सटेंस। मतलब सॉलिड और सॉल्वेंट के नेचर पर भी सॉल्वेंटी डिपेंड करती है। कैसे? अरे भाई, सॉलिड और सॉल्वेंट आपका दोनों कोवैलेंट लाइक है तो सॉल्वेंटी बढ़ेगी, अनलाइक है तो सॉल्वेंटी क्या होगी, घटेगी। इसलिए इन दोनों के नेचर पर भी डिपेंड करता है। तो ये हमारी हो गई सॉल्वेंटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। दिस इज ऑल अबाउट सॉल्वेंटी। अब सॉल्वेंटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड आपका ये हो गया और इनके फैक्टर्स हो गए। अब इसके बाद दूसरा आता है वो है सॉल्वेंटी ऑफ गैस इन लिक्विड। यहां पे समझ में आ गया सॉल्वेंटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड क्या होती है, अमाउंट ऑफ सॉलिड प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्वेंटी। टेंपरेचर बढ़ने पर ये बढ़ेगा क्योंकि एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन बढ़ेगा और टेंपरेचर घटने पर घटेगा। लाइक डिसॉल्व लाइक, सॉलिड सॉल्वेंट का नेचर सेम होगा तो सॉल्वेंटी ज्यादा होगी, डिफरेंट होगा सॉल्वेंटी कम होगी। सिंपल सा चीज है। अब हम आते हैं सॉल्वेंटी ऑफ गैस इन लिक्विड। आपने देखा होगा वाटर में ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है, वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व हो जाती है, अमोनिया डिसॉल्व हो जाती है। नहीं, गैस कैन डिसॉल्व इन लिक्विड, यानी गैस की सॉल्वेंटी लिक्विड में हम डिफाइन कर सकते हैं। गैस की सॉल्वेंटी लिक्विड में डिफाइन कर सकते हैं। अब इस चीज को थोड़ा सा अलग हम डिफाइन करते हैं। इसको करने के लिए हमने एक पिस्टन लिया और इस पे की प्रेशर लगा दिया, यहां पे वाटर भर लिया और यहां पे A2 B2 कोई भी गैस लेना, इस गैस को इसमें घोलना। हुआ क्या कि प्रेशर को हमने बढ़ाया और पिस्टन हम मूव करा गए यहां। अब ये हुआ हमारा P1 प्रेशर, ये हो गया P2। अब ये जो हमारा A2 था, तो हमने क्या देखा कि जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं, ये टर्म देखें तो क्या देखा, यहां पे प्रेशर और यहां पे सॉल्वेंट। सॉल्वेंट प्रेशर बढ़ाने पर क्या होता है, यहां पे देखा गया कि जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते हैं सॉल्वेंटी बढ़ती। प्रेशर बढ़ाने से क्या हुआ, सॉल्वेंटी बढ़ी। हमें इस तरह का ये मिल रहा है कि सॉल्वेंटी क्या होता है, सॉल्वेंटी ऑफ गैस इंक्रीजेस विद इंक्रीज द प्रेशर। प्रेशर बढ़ाने पर सॉल्वेंटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो जब सॉल्वेंटी प्रेशर बढ़ाने पर बढ़ रही है, ये रिलेशन ये शो कर रहा है कि प्रेशर का इफेक्ट सॉल्वेंटी पर पड़े। अब इस चीज को डिफाइन करने के लिए सॉल्वेंटी ऑफ सॉल्ट गैस इन लिक्विड कैन बी एक्सप्लेन बाय हेनरीज एज हेनरीज लॉ। इसको डिफाइन करने के लिए जो हेनरी ने स्टेटमेंट दिया उसको हम कहते हैं हेनरीज लॉ। अकॉर्डिंग टू हेनरी, solvency of gas is directly proportional to solvency of gas is directly proportional to vapor pressure. Vapor pressure of liquid. अभी हम आगे बताते हैं लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या होता है और इसको कैसे डिफाइन करें।
According to Henry, the solubility of gas is directly proportional to vapor pressure of liquid. लिक्विड की वेपर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब ये रिलेशन हमें आया, इसका मतलब ये है कि सॉल्वेंटी बढ़ेगी, प्रेशर बढ़ाओगे तो सॉल्वेंटी क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन इस सॉल्यूशन को ध्यान दीजिए, हमने क्या किया, यहाँ पे गैस डाल दिया है। अब गैस जो हमारी है वो पहले से एक कंपोनेंट है और लिक्विड अलग है। लिक्विड जो है उसका वेपर प्रेशर अलग होगा और गैस का प्रेशर अलग होगा। इसका मतलब ये है, किसी कंपोनेंट की बात करें तो अब सॉल्वेंटी किन चीजों पर डिपेंड करती है। तो हम ये देखते हैं कि सिंस सॉल्वेंटी, आप लोगों ने कंसंट्रेशन यूनिट में पढ़ा है, सॉल्वेंटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। अब किसकी मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करेगा, गैस। अब ये मोल फ्रैक्शन क्या है, कंसंट्रेशन में मैंने बताया है कि मान लिया ए कंपोनेंट है और बी कंपोनेंट है, यानी ये हमारा सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूट, इसका मोल N1 है और इसका मोल N2 यानी कैपिटल N है। तो ए का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, मोल फ्रैक्शन यानी मोल का फ्रैक्शन। तो मोल का फ्रैक्शन क्या हुआ, N/N+N। इसका मोल फ्रैक्शन क्या हुआ, इसके मोल अपॉन टोटल, और इसका मोल फ्रैक्शन क्या हुआ, मोल अपॉन टोटल मोल। ये होता है सॉल्वेंटी। जितने ज्यादा मोल फ्रैक्शन होगा सॉल्वेंटी उतना ही ज्यादा होगी, किसकी, गैस की, लिक्विड। तो गैस की सॉल्वेंटी गैस के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी S is directly proportional to mole fraction X। मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये गैस के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। Therefore, pressure is directly proportional to X। आप जब हम प्रोपोर्शनल के हटाने हैं तो मैथमेटिकल रूल के अनुसार इसका कोई कांस्टेंट हमें k लेना है, यानी k ले लें, और चूंकि हेनरी कांस्टेंट है तो kh लिख देते हैं। तो अब आपका ये क्वेश्चन आया कि P is equal to kh into x। यहाँ पे क्या है, हेनरी कांस्टेंट, and it is a mole fraction। This is your Henry's law। अब ये Henry law है, यानी अब इसका स्टेटमेंट क्या, फाइनल स्टेटमेंट आप समझ लीजिए, नोट करिएगा इसको बाद में। क्या हो गया यहाँ पे, द पार्शियल वेपर प्रेशर। अब हम इस वेपर प्रेशर पूरे सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहे, हम पार्शियल की बात कर रहे हैं। क्यों, हम सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन ले लेंगे तो सॉल्वेंट ही तो बचेगा, तो जब दो में से एक का लेंगे तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट is directly proportional to the mole fraction। Partial vapor pressure is directly proportional to mole fraction, or in other words, the solubility of gas is directly proportional to its pressure। प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, प्रेशर बढ़ाओगे तो सॉल्वेंटी बढ़ेगी, या इसका पार्शियल वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दिस इज योर हेनरीज लॉ, इसको हम कहते हैं हेनरीज लॉ। अब हेनरीज लॉ की कुछ कंडीशंस हैं, कुछ लिमिटेशन है। हेनरीज लॉ में भी हम फैक्टर्स देख सकते हैं, तो फैक्टर्स में केवल क्या होगा, प्रेशर बढ़ाएंगे तो सॉल्वेंटी बढ़े। दूसरा हो गया यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो भी सॉल्वेंटी बढ़े। अब यहाँ पे आते हैं इसकी लिमिटेशन। बहुत छोटा सा नियम हो गया, आपको समझ में आ गया होगा।
लिमिटेशन क्या है? 3 इंपॉर्टेंट लिमिटेशन। पहला, प्रेशर जो आप बढ़ा रहे हो वो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। प्रेशर नॉट टू हाई, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर दूसरा क्या है? टेम्परेचर नॉट टू लो, टेम्परेचर बहुत कम नहीं होना चाहिए, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर आप लेते हैं। तीसरा ये है कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट यानी गैस डू नॉट रिएक्ट विद लिक्विड, गैस जो हमारी सॉल्यूट है वो लिक्विड से रिएक्ट ना करे तभी सॉल्यूशन बनाएगा, नहीं दोनों मिलकर कोई नया कंपाउंड बना लेंगे, ये रिएक्शन ना करे। ये 3 कंडीशन है। तो आपने कहा टेम्परेचर बहुत कम ना हो, प्रेशर बहुत ज्यादा ना हो और गैस लिक्विड आपस में रिएक्ट ना करें, ये हमारी लिमिटेशन है हेनरीज लॉ की। तो अब हम डेफिनेशन के लिए ये जो हमारा हेनरीज लॉ है वो क्या है? सॉल्वेबिलिटी ऑफ गैस, सॉल्वेबिलिटी ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हम ये बात करेंगे, क्योंकि टेम्परेचर चेंज कर देंगे तो सॉल्वेबिलिटी चेंज होगी। ये हो गया आपका सॉल्वेबिलिटी ऑफ लिक्विड एंड सॉल्वेबिलिटी ऑफ गैस। क्लियर हो गया? यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमको बताइएगा। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। लिक्विड सिस्टम, सॉलिड लिक्विड सिस्टम। लिक्विड सिस्टम राउल्ट्स लॉ का आपका है, सॉलिड लिक्विड सिस्टम और रिलेटिव प्रॉपर्टीज में। आगे वाले लेक्चर में हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको यही डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगी आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। इधर आपकी अब रेगुलर क्लासेस चलती रहेगी और उसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको, यदि आपको समझ में आ रहा हो और ये कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में ये चीज़ें बताइए कि यहाँ पे हमें प्रॉब्लम आ रही है। उन क्वेश्चंस को आप फोन करके पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो या कमेंट बॉक्स में आप उन क्वेश्चंस को अपने क्लियर कर सकते हैं। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करें कि आप स्टार्टिंग से सारे वीडियोस देखें और कंटिन्यू आप अपने सिलेबस को करते रहें। आपका सिलेबस कंटिन्यू चलता रहेगा, इसलिए नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और इसको उन बच्चों को जिनको ज़रूरत है इसकी, इस लॉकडाउन पीरियड में स्टडी जिनकी डिस्टर्ब हो रही है, उनको ज़रूरतमंद बच्चों को इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।